हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हमारी जो पहली अपडेट है वो एक तरीके से ब्लॉकबस्टर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ड्रीम भी है, ना ही सिर्फ यहाँ पर प्लेयर के फॉर्मर क्लब का, बल्कि यहाँ पर प्लेयर और क्लब दोनों ही फैन बेसिस का। अब देखो, हम यूँ बात कर रहे हैं यहाँ पर लियोनेल मेसी के फेयरवेल मैच की। अब ये इत्तेफाक कह लो, कहीं ना कहीं प्री प्लान कह लो, या फिर इसको एक पब्लिसिटी तरीके से बिल्डअप कह लो कि पिछले ही हफ्ते यहाँ पर इंटर मियामी के मैनेजर टाटा मार्टिनो ने इस चीज़ को कंफर्म किया था कि भाई हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पर आने वाले टाइम में इंटर मियामी और एफसी बार्सिलोना का एक यहाँ पर एग्जीबिशन मैच होता है। खैर, यही अटकल है बार बार अल नसर की तरफ से भी लगाई जाती है कि अल नसर वर्सेस रियल मैड्रिड का एक यहाँ पर एग्जीबिशन मैच करवा ही देते हैं। लेकिन अगर अपने यहाँ पर स्टोरी पर स्टिक करते हैं तो यहाँ पर लियोनेल मेसी की स्टोरी में टाटा मार्टिनो ने कहा कि अगर इंटर मियामी अपने स्केड्यूल में फिक्स कर सकती है तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत आराम से हो सकती है। अब जहाँ ये एक एग्जीबिशन मैच की तरफ थी, लेकिन सबको पता था कि इसका जो पर्पस होगा वो यही है कि लियोनेल मेसी को उसका डिजर्वेड फेयरवेल मैच देना चाहिए। और हाल ही में ही अब यहाँ पर जब जॉन लेपोर्ता ने बात करी और उसके बाद उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको ने यहाँ पर इस चीज़ पे अपना जो स्टेटमेंट दिया, आई थिंक सारी चीज़ें पत्तों की तरह बिल्कुल क्लियर, सारे पत्ते क्लियर हो जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सारी पार्टीज सोचती हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में। सबसे पहले अगर हम लेपोर्ता की बात करें तो लेपोर्ता ने एक बार वापस से इसको रीइटरेट करा कि लियोनेल मेसी का इंटर मियामी को ज्वाइन करना उसका डिसीजन था। बारसा प्रिपेयर्ड थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे या फिर बहुत पहले से ही यहाँ पर लियोनेल मेसी ने अपना मन बना लिया था कि यहाँ पर इंटर मियामी उसको ज्वाइन करना है। सिमिलर टाइप आंसर यहाँ पर डेको का था कि उन्होंने कहा कि देखो यार, मैं तो खेला हुआ हूँ मेसी के साथ, और मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ कि मेसी ने इंटर मियामी को ज्वाइन करने से पहले ही बहुत पहले डिसीजन ले लिया था कि वो यहाँ पर MLS जाने वाला है। वो तो बस एक अनप्रेडिक्टेबल सी स्टोरी लाइन आई थी, वो थी PSG की 2 साल पहले। खैर, अब अगर यहाँ पर फेयरवेल मैच के रिगार्डिंग आए तो यहाँ पर काफ़ी सारे कोइंसिडेंटली जो डॉट्स हैं वो स्टोरी लाइन में देखो कंट्रीब्यूट तो करते हैं। सबसे पहले इंटर मियामी के पास अगर प्लेऑफ सीजन वो नेक्स्ट सीजन में मिस करते हैं तो उनके पास अगेन एक सिमिलर विंडो होगी फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी 2025, यानी कि अक्टूबर 2024 से लेके फरवरी 2025 तक। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि अगर यहाँ पर वो मेक श्योर करते हैं कि अगर यहाँ पर प्लेऑफ्स में भी वो क्वालिफाई करते हैं तब भी उनके पास एक विंडो होगी। कैसे होगी ये अभी ऑफकोर्स अनसर्टेन है, क्योंकि हम यहाँ से 1 साल बाद की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं क्यों यहाँ पर बार बार इस विंडो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लेपोर्ता ने ये चीज़ कहा है कि हमारा जो कैंप न्यू है वो 2026 में पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन नवंबर 2024 में हम अपनी वापसी कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर इनॉग्रल मैच ही करवाने की कोशिश है कि भाई लियोनेल मेसी को यहाँ पर लाया जाए। अगेन 2026 बहुत ज़्यादा हो गया, तब तक वो इंटर मियामी के साथ रहेगा भी नहीं रहेगा, ये भी आने वाले देखने वाली बात होगी। लेकिन 2024 नवंबर तो बहुत सूटेबल सी डेट लग रही है। खैर, इसके रिगार्डिंग अभी तक लियोनेल मेसी या फिर उसके किसी भी फैमिली मेंबर या फिर किसी भी एंटराज के रिगार्डिंग के रेफरेंस या फिर की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। देखने वाली बात है कि भाई मेसी इस चीज़ को कैसे सोचता है, बट आई थिंक ये स्टोरी तो होनी है। अब खैर, जब इतना भगवान इतनी स्टोरी लाइन मिला ही रहे हैं तो अल नसर और रियल मैड्रिड की स्टोरी लाइन मिलाने में क्या ही जाता है। अब देखो यार, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि अल नसर के अंदर के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को फिगर आउट नहीं किया होगा कि क्रिस्टियानो एट रियल मैड्रिड एक मैच खेले, मतलब बस तो क्रिएट होगा। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी सैड अपडेट की। अब देखो, हाल ही में यहाँ पर नेमार इंडिया में तो बहुत ज़्यादा वायरल थे और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थे, एंड फॉर बैड रीजंस। सबसे पहले भाई नेमार ने यहाँ पर अपना ACL टोन कर लिया है और इसी वजह से उनको एक लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई है। अब खैर, ऐसी जो इंजरीज होती है जो कि फीफा इंटरनेशनल ब्रेक में होती है, अगर ऐसी इंजरीज होती हैं तो इसमें फीफा को काफ़ी ज़्यादा मोटी रकम देनी पड़ती है क्लब को, क्योंकि उनकी कह सकते हो कि उनके यहाँ पर कैलेंडर में खेलते हुए यहाँ पर क्लब फुटबॉल को बहुत अफेक्ट होगा। क्योंकि ऑफकोर्स अब ये 10-12 दिन के बाद तो वो क्लब प्लेयर ही बन जाएगा ना, वो क्लब के लिए खेलना था लेकिन अब नहीं खेल पाएगा। लेकिन क्योंकि तुमको पता है कि यहाँ पर आने वाले हफ्तों में मुंबई सिटी का मैच है और रियल का मैच है, तो ये तो कंफर्म है कि नेमार अब नहीं आने वाला। ऐसे में यहाँ पर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई यहाँ पर इंडियन फुटबॉल फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी थे कि भाई नेमार नहीं आ रहा, और जो इंडियन फुटबॉल फैंस नाराज़ थे उन पे और इंडियन फुटबॉल फैन नाराज़ थे कि वो क्यों नाराज़ हैं कि यहाँ पर नेमार नहीं आ रहा और वो अपनी टिकट खरीद के पछता रहे हैं। कहीं ना कहीं आपस में ओपिनियन में लड़ाई हो ही गई है। लेकिन अगर नेमार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा भी था कि उनकी लाइफ की वर्स्ट स्टेज पे आ सकता है, और समझ में भी आता है क्योंकि कंफर्म बताया जा रहा है कि 8 से 9 महीने तो वो बाहर ही है।
ऐसे में अल हिलाल ने जो इतना बड़ा पैसा खर्च किया है वो तो गया ही गया, साथ ही उनको ये भी पता है कि स्पोर्टिंग रीजन से भी अब यहाँ पर नेमार उनको कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। नेमार जब इंजरी से वापस आएगा तब कितने 100% पे आएगा, क्या उनका मोटिवेशन रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसी इंजरीज कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आदमी का मनोबल तो तोड़ ही देती है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अपनी अगली अपडेट की, तो आती है वो सैंचो जेडन @FIFA प्लेयर से। देखो हाल ही में यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक स्क्वाड टीम फोटोशूट हुआ था जिसमें यहाँ पर जेडन सैंचो को नहीं बुलाया गया। अपेरेंटली जेडन सैंचो रात को फीफा खेलते हुए थक गए, तो सोचा कि क्यों ही बुलाएं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखो तुम सोचो टीम फोटोशूट में नहीं बुलाया गया, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जेडन सैंचो को भी ये अंदाजा हो गया होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उसके टीम इंक्लूजन को लेके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब देखो जहाँ ये रिपोर्ट्स आएंगी कि या टीममेट्स चाहते हैं कि जेडन सैंचो एरिक टेन हाग से माफ़ी मांग ले, ये कर ले, वो कर ले, ये सब तो एक तरफ चलता रहेगा। लेकिन जो ऑफिशियल स्टेप्स होते हैं, यानी कि जो एक लोगों के कर्म होते हैं, तो वहां से तो ये पता चलता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जेडन सैंचो को अपने स्क्वाड का पार्ट नहीं मानते। ऐसे में जो नियरेस्ट ट्रांसफर विंडो यानी कि जनवरी ट्रांसफर विंडो, उसमें यही अच्छा रहेगा कि यहाँ पर जेडन सैंचो छोड़ के चल दे। ऐसे में यहाँ पर जहाँ ऑफकोर्स इतनी बड़ी हेफ्टी ट्रांसफर मार्केट प्राइस टैग है और आपने परफॉर्म भी नहीं किया है और आप स्क्वाड से बाहर बैठे हो क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ऐसे में यहाँ पर फॉर्मर क्लब ही जो बोरुसिया डॉर्टमुंड है वही एकमात्र डेस्टिनेशन लग रहा है जहाँ पर जेडन सैंचो अपने करियर को वापस से रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी सर्टेन कंडीशंस हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ESPN की रिपोर्ट आई है और आप इसको जेन्युइनली कह सकते हो कि यस इट कुड बी ट्रू, इट्स नॉट लाइक ए मस्ट ट्रू नहीं है। इसके पीछे रीजन सबसे पहले ये है कि पहली बात तो ये है कि अभी सेंटर बैक फुल बैक उनका फोकस था, लेकिन जेडन सैंचो की सिचुएशन ने थोड़ा पलट दिया है। अब ये पहली बार नहीं है कि जेडन सैंचो टू बोरुसिया डॉर्टमुंड आ रहा है, क्योंकि हमको पता है जेडन सैंचो अभी इस लड़ाई से पहले भी कोई खास चल नहीं रहा था, वो बेब्लेड की तरह। खैर इसके बाद अगर हम बात करें तो जेडन सैंचो का जो प्राइस टैग है, अब ये एक लोन डील है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि उसकी जो सैलरी है वो भी बहुत मैसिव है अगर हम यहाँ पर डॉर्टमुंड के स्टैंडर्ड से बात करें। जो प्रोज है वो आप कह सकते हो कि जेडन सैंचो को एक सेंटिमेंटल वैल्यू मिल जाती है डॉर्टमुंड में। दूसरी चीज ये भी है कि वहां पर आउट एंड आउट विंगर्स इतने अभी नहीं है, और जेडन सैंचो के अगर नंबर्स की बात करोगे तो इतने बुरे भी नहीं है कि वो डॉर्टमुंड को मदद ना कर पाए। लेकिन क्या डॉर्टमुंड का सबसे बड़ा जो कौन सा है वो यही है कि जिस रीजन की वजह से वो यहां बाहर बैठा है, उसी रीजन की वजह से डॉर्टमुंड को ये खतरा है कि वहां ना बाहर बिठाना पड़े, तो फायदा ही क्या होगा, क्योंकि इतना महंगा प्लेयर आप यहां पर अपने इस क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड अफोर्ड कर सकते, डॉर्टमुंड अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगे प्लेयर के साथ यहां पर ड्रामा करना। अब खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अपनी अगली अपडेट की, तो आती है वो यूलियन अल्वारेज से। तो हम यूलियन अल्वारेज को पिछले 2-3 एपिसोड से डिस्कस कर रहे हैं, और आज की अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो भैया बार्सिलोना के साथ साथ रियल मैड्रिड भी कूद गई है। अब देखो रियल मैड्रिड का यूलियन अल्वारेज की रेस में कूदना काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड भी है, लेकिन काइंड ऑफ PR स्टंट, या फिर आप कह सकते हो कि जस्ट रूमर बन के ही रह जाएगा। अब देखो इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये है कि अगर आप यहाँ पर 2024 के आगे के अगर रियल मैड्रिड के करियर की बात आगे के फोकस की बात करोगे तो स्ट्राइकर है, लेकिन स्ट्राइकर सिर्फ किलियन एम्बापे के रूप में अपने आप को लेके आता है, क्योंकि अगर आप किलियन एम्बापे से हटके किसी और की तरफ देखते हो तो यहाँ पर एंड्रिक ऑलरेडी, और एंड्रिक ठीक है एक स्टैब्लिश स्ट्राइकर नहीं है, एक यूरोपियन आप कह सकते हो कि हाइप नहीं है उसके रिगार्डिंग, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो चीज़ बहुत सर्टेन है वो है कि उसने बहुत भारी रकम ली है। 70 मिलियन हमने लगभग खर्च करे, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। ऐसे में यहाँ पर अगर आप उसके अलावा देखोगे तो अल्फोंसो डेविस लेफ्ट बैक पे आता है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा सीन बनता नहीं है कि रियल मैड्रिड यूलियन अल्वारेज की रेस में क्यों कूदेगी। अच्छा उसके पीछे दूसरा रीज़न ये है कि क्या यहाँ पर बार्सिलोना कूद सकती है। अब देखो इसके पीछे भी यहाँ पर काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। सबसे पहले तो सबसे इकलौता ही रीज़न है पैसा, और दूसरा दोनों के केस में यहाँ पर है पेप गार्डियोला, जो कि नहीं चाहेगा कि यूलियन अल्वारेज छोड़ के जाए। अब कह रहे एक तरीके से सिटी वाले ये खुश हो सकते हैं कि किसी भी प्लेयर का यूलियन अल्वारेज का किसी और बड़े क्लब में जाने से ये कंफर्म हो जाएगा कि अर्लिंग हालैंड मैनचेस्टर सिटी में काफ़ी लंबे समय के लिए रहेगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी सिटी का फैन ये चाहेगा कि ये चीज़ हो अर्लिंग हालैंड वाली एट द एक्सपेंस ऑफ यूलियन अल्वारेज, क्योंकि अल्वारेज जितना आपको लगता है कि वो यहाँ पर एक सेकंड फिडल है अर्लिंग हालैंड का, उतनी ही बार अल्वारेज सामने आके बता देता है कि वो सेकंड फिडल नहीं है। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब एक धमाकेदार अपडेट कि अब देखो यहाँ पर आज शुक्रवार हो चुका है, मैनचेस्टर यूनाइटेड में थर्सडे को वोट होने वाला था बोर्ड मीटिंग का कि सर जिम रैटक्लिफ की 25% की जो बिड है क्या उसको यहाँ पर अप्रूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट अभी नहीं आई है ऑफिशियली, लेकिन हमको ये चीज़ कंफर्म कर दिया गया है कि भाई सर जिम रैटक्लिफ यहाँ पर अब
अपनी ओनरशिप लेते हुए दिख ही रहे हैं, इसमें कोई यहाँ पर दो राय नहीं है एज ऑफ नाउ। तो 95% यहाँ पर कंफर्म है। कंफर्म चीज़ें इस हद तक हो चुकी हैं कि यहाँ पर अब नई कमेटी भी बिठाई जाएगी जो कि यहाँ पर स्पोर्टिंग रीजंस को और शायद से यहाँ पर की डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। इसमें जो 3 नाम है वो है यहाँ पर सर जिम रैटक्लिफ, यहाँ पर जोएल ग्लेजर और यहाँ पर एक बंदा और है जो कि अभी फिलहाल यहाँ पर स्पोर्टिंग डायरेक्टर है इनियोस के, यानी कि जो भी फुटबॉल या फिर जो भी स्पोर्टिंग क्लब यहाँ पर खरीद रखे हैं इनियोस ने, वहाँ पर वो बंदा यहाँ पर सारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर डिसीजंस को उठाता है। खैर अब ये कमेटी कितना काम करेगी कितना काम नहीं करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फटाफट से अगर हम यहाँ पर सारी मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो ये पता चलता है कि सर जिम रैटक्लिफ इमीडिएट इम्पैक्ट डालने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उनको ये पता है कि यहाँ पर पैसों के मामले में वो ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ और क्योंकि ट्रांसफर विंडो में भी शायद से वो तब तक आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन उनको पता है कि उनको कुछ ना कुछ डिसीजंस तो ऐसे लेने ही पड़ेंगे जिससे उनके बीच में और फैंस के बीच में ट्रस्ट बना रहे, जहाँ पर ग्लेजर्स तो पूरी तरीके से फेल हुए हैं। खैर इसी के साथ अगर बात करें एक अल सैक्सी नसर अपडेट की, तो अल सैक्सी नसर ने यहाँ पर पापा को तो खरीद ही लिया है, लेकिन अब बेटे को भी यहाँ पर एक्वायर कर लिया है। यहाँ पर क्रिस्टियानो जूनियर को अंडर 13 और अंडर 15 में रजिस्टर कर लिया गया। ऐसे में यहाँ पर एक वाइल्ड ड्रीम आता है कि क्या क्रिस्टियानो सही में अपने बेटे के साथ खेल सकता है। भाई देखो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि जहां हमको ये पता चल रहा है कि शायद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2025-26 तक तो रह सकता है, यानी कि अब से लगभग 2-3 साल, और तब तक यहाँ पर उनका बेटा यहाँ पर 16-17 साल का हो सकता है। तो एक एग्जीबिशन मैच में क्यों नहीं हो सकता, और क्योंकि ये दुनिया ही यहाँ पर PR पे है, तो ये चीज़ तो अल सैक्सी नसर के लोग भी सोचते होंगे। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का PR पूरा हो जाएगा तो किसी का यहाँ पर ड्रीम पूरा हो जाएगा, ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड हिज फैंस एज वेल। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर सीरिया की। मेरे को समझ में नहीं आता कि नेपोली का प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा स्मार्ट है या फिर ओवर स्मार्ट है। बहुत पतली सी लाइन होती है दोनों के बीच में। सबसे पहले तो यहाँ पर नेपोली के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि विक्टर ओसिमन के साथ बढ़िया नया कॉन्ट्रैक्ट हम एग्री करने वाले थे, लेकिन तभी भाई का मूड चेंज हो गया। लेकिन भाई ने ये नहीं बताया कि मूड क्यों चेंज हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्टेटमेंट देना है किसी प्रेसिडेंट का अपने स्टार स्ट्राइकर, जिसको बहुत पहले उसने यहाँ पर लगभग 170 और सऊदी के लिए 500 मिलियन का प्राइस टैग सेट किया था। आज वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर मूड सेट हो चुका है, और अगर मूड सेट भी हो गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाइफ तो चलती रहेगी। सोचो इसी स्टेटमेंट के बाद उसने 2 लाइन बाद ये बोल दिया कि मैंने कूलीबाली को भी यहाँ पर लास्ट मिनट पे सेल कर दिया था, और कूलीबाली नेपोली का एक आइकन प्लेयर था। जब ऐसे स्टेटमेंट आप सुनते हो तो आपको लगता ही है कि यहाँ पर क्या विक्टर ओसिमन सही में ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल है, और आंसर है यस, ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जो भी क्लब है वो इस स्टेटमेंट को यहाँ पर फॉर एडवांटेज ना ले, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2025 तक है, और ऐसे में जो ट्रांसफर मार्केट की वैल्यू है वो लगभग आराम से वो 150 तक खींच के लेके जाएगा। ऐसे में ज़्यादा क्लब्स है नहीं जो कि विक्टर ओसिमन को निकाल पाएंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली विक्टर ओसिमन शायद से यहाँ पर एज अ फ्री एजेंट भी जा सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि दोनों पार्टीज के बीच में बनती तो नहीं है, और प्रेसिडेंट इस चीज़ को ठीक करने के मूड में लगता भी नहीं है। खैर इसी के साथ अगर गैम्बलिंग की बात करें तो फाजियोली को भाई ऑफकोर्स उसकी पनिशमेंट सुना दी गई है, और अब वो यहाँ पर एज ए यूवेंटस प्लेयर वापस आएंगे 26 मई 2024 को। अब यहाँ पर एल शराबी की बात करें, और 2-3 प्लेयर और है सीरिया के जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है यहाँ पर जर्नलिस्ट के द्वारा, लेकिन अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तो कंफर्म कर दिया है कि जो इन्वेस्टिगेशन के अंडर है वो 3 ही प्लेयर हैं, फाजियोली, यहाँ पर निकोलो और यहाँ पर टोनाली को लगभग 32 महीने की वो हो सकती है पनिशमेंट, लेकिन अभी के हिसाब से तो टोनाली एज अ विक्टिम ही अपने आप को दिखा रहा है। और यहाँ पर इनके कॉन्ट्रैक्ट में या फिर इनके पनिशमेंट में लिखा भी है कि इनको यहाँ पर 10-12 पब्लिक अपीयरेंस करनी पड़ेगी ये बोलने के लिए कि सट्टा लगाना बेकार बात है, और यहाँ पर इस चीज़ को नहीं लगाना चाहिए। वेल आई थिंक कुछ इस तरीके से है, क्योंकि इटली लीग में तो सही में सट्टा लगाना लीगल है, बस लाइसेंस प्लेयर्स के थ्रू ही, और ये सब अनलाइसेंस प्लेयर्स के थ्रू यहाँ पर सट्टा लगा रहे थे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।